नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर आधारित इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। नया साल शुरू हो गया है। वैसे तो हर कोई नया साल बड़े धूमधाम से मनाता है, सबको इंतज़ार रहता है, लेकिन यूपी की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको नए साल का कुछ ज़्यादा इंतज़ार रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रमोशन मिलते हैं और प्रमोशन के बाद नई तैनाती मिलती है। उत्तर प्रदेश में अफसरों के समीकरण नए साल पर काफ़ी बदलते हैं। एक तरह से कहिए कि बहुत सारे लोगों को प्रभारी के तौर पर विभाग में बना दिया गया, प्रभारी सचिव, प्रभारी आयुक्त, वो प्रमोशन के बाद अब पूर्णकालिक हो जाते हैं। बहुत सारे लोग प्रमुख सचिव बने, लेकिन सर्दी के साथ साथ सरकार की जो तबादला लिस्ट आई उसने अफसरों के जोश ठंडे कर दिए हैं। अब एसवीएस रंगा राव और अपर्णा यू, दो लोगों को सरकार ने प्रमुख सचिव पद पर प्रमोशन दिया है। एसवीएस रंगा राव जैसे राजस्व परिषद में थे वैसे यहाँ आकर हो गए। पिछले 3-4 साल से रेवेन्यू बोर्ड में वो पड़े हुए हैं, जिसको कहा जाता है पनिशमेंट पोस्टिंग। वहाँ से निकले, प्रमुख सचिव बने तो उनको दे दिया गया राष्ट्रीय एकीकरण सामान्य प्रशासन, जहाँ ना कोई फाइल आती है ना आदमी से तो दर्शन हो सकता है। तो स्थिति उनकी वही रही, तो उनके लिए नया साल कोई खुशियों भरा नहीं है। अपर्णा यू जरूर तमाम दाग के बावजूद प्रमुख सचिव बनने में कामयाब रही और रेवेन्यू विभाग उनको दिया गया है, प्रमुख सचिव राजस्व बनी है। हालांकि वो बहुत बड़ा विभाग नहीं है, लेकिन वो देर सवेर अभी फिर पलटी मारेंगी। उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए पिछला, वो सरकार में जो पंचम तल में अफसरों में उनकी जो पकड़ है वो किसी अफसर में इतनी नहीं होगी कि आंध्र प्रदेश में घोटाले में फंसने के बाद जमानत लेनी पड़ी हो, यूपी में बिजली विभाग में पीएफ घोटाला हो गया हो, उसमें सीबीआई जांच चल रही हो, उसके बावजूद उनको सचिव से प्रमुख सचिव बना दिया गया। विभाग नहीं दिया है आज, नहीं तो कल अच्छा विभाग भी दे देंगे। तो कौन इतना किस्मत वाला है कि विवाद भी हो, उसके बाद प्रमोशन भी मिले, फिर बड़ा विभाग भी मिल जाएगा देर सवेर। जो अफसर प्रमोशन से इस उम्मीद में थे कि उनको और अच्छे विभाग मिलेंगे, उसमें सबसे बढ़िया सारिका मोहन का हुआ है। सारिका मोहन अब यूपी में डीजी नई हेल्थ बनाई गई हैं। डीजी हेल्थ का पद ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए ही आरक्षित हो गया है। पहले किंजल सिंह रही, फिर उस पर अपर्णा यू रही, अब सारिका मोहन आ गई हैं डीजी हेल्थ बन के। और ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का विभाग है, तो महिलाओं से शायद अफसरों से उनका पीछा नहीं छूट रहा है। अखंड प्रताप सिंह को प्रमोशन के बाद निर्वाचन जैसे विभाग में भेज दिया गया है, जहां पर कोई बहुत काम नहीं है, लेकिन नवीन कुमार जीएस पर सरकार ने नजरें फेर ली है ऐसा लगता है। पहले उन्हें राहत आयुक्त बनाया, चकबंदी आयुक्त बनाया, लेकिन उसके बाद से उनको सिंचाई विभाग में सचिव पद पे भेज दिया, वहां तक भी गनीमत थी। अब नवीन कुमार को रेवेन्यू बोर्ड में भेज दिया, हालांकि वहां कमिश्नर बनाया है उनको राजस्व परिषद में, लेकिन वो एक तरह से डिमोशन ही माना जाता है। राजस्व परिषद की पोस्टिंग कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, मेन स्ट्रीम के बाहर मानी जाती है कि जिससे काम ना लेना हो या जिससे काम ना कराना हो या जिसको किनारे लगाना हो। भवानी सिंह खंगाराउत फिर वापसी किए हैं, लेकिन 2-4 कदम ही चल पाए हैं। जब एमडी थे बिजली विभाग में तो मंत्रियों को फोन नहीं उठाते थे, बड़े बड़े लोगों को टहलाते रहते, जनता से मिलने में कोई उनको रुचि नहीं थी। थे बिजली विभाग में इमरजेंसी सेवा, लेकिन अपनी धुन में। फिर आ गए स्वास्थ्य में, वहाँ बवाल किया। बड़ी सरकार ने भी आज ही जाकर कहा कि अब चलो विशेष सचिव राजस्व बना दिया था। उनके लिए कहा जा सकता है कि अब योग्यता के हिसाब से उनको सही पद दिया गया है। अब वो प्रदेश के खजाने की रखवाली करें, उसका गुड़ा भाग करें, क्योंकि जब जनता से मिलना नहीं है तो पब्लिक वाले विभाग में जाके करोगे क्या। ऐसी कार्यशैली से उनकी भी बदनामी होगी, सरकार की भी बदनामी होगी। तो ये जो अफसरों में तबादला लिस्ट आई है नए साल में,
किसी को मनचाही चीज मिल गई है, कोई चुपके से आगे बढ़ रहा है और कोई बहुत उम्मीदों हसरतों के साथ आया था लेकिन वो जमीन के नीचे चला गया है। अब एक खबर ऐसी है जो केंद्रीय सरकार के अफसरों से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जब शुरू में आए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन केंद्र सरकार के अफसरों ने उनके इस नारे को कागज में दफन कर दिया है, बर्फ में लगा दिया है, क्योंकि झांसी में सेंट्रल जीएसटी के कुछ अफसरों को सीबीआई ने छापा मारकर गिरफ्तार किया है। जब गिरफ्तारी हुई है तो उसमें से 70 लाख रुपया मौके पे पकड़ा गया है और 90 लाख रुपया घर से बरामद हुआ है। लेकिन ये खबर कोई बहुत बड़ी नहीं थी। खबर इसलिए बड़ी होती है कि प्रभा भंडारी जो डिप्टी कमिश्नर हैं, अनिल तिवारी जो वहाँ पर अधीक्षक हैं, ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश को लूट रहे हैं। और इस लूट की ये एक छोटे प्यादे हैं, बानगी है। असली आदमी पीके कटियार जो उत्तर प्रदेश में चीफ कमिश्नर हैं जीएसटी के, वो इसके जिम्मेदार हैं। सीजीएसटी के चीफ कमिश्नर हैं पीके कटियार, जो सारे परिवर्तन की पोस्टिंग खुद करते हैं छापा मारने की। लेकिन आपको हैरत होगी ये जानकर कि उत्तर प्रदेश में गुटखा कारोबारियों पर पीके कटियार ने एक भी छापा एक साल में नहीं पड़ने दिया है। ये मामला छोटा नहीं है, ये बात ऊपर तक जानी चाहिए, प्रधानमंत्री कार्यालय तक और वित्त मंत्रालय तक, कि कानपुर में कमिश्नर रोशन लाल बैठे थे, उनके नीचे प्रभा भंडारी, अनिल तिवारी, अजय शर्मा लाखों रुपया घूस ले रहे थे। वो एक बहुत छोटी सी बात थी। यहाँ तो गुटखा व्यापारी, फिर स्वर्ण व्यापारी, फिर सरिया व्यापारी, इन सब के साथ रोशन लाल और पीके कटियार का एक मजबूत सिंडिकेट है जो उत्तर प्रदेश में लगभग 100 करोड़ रुपए का हर महीने राजस्व को चूना लगा रहा है। यूपी में सेंट्रल जीएसटी के अफसर चीफ कमिश्नर पीके कटियार पर जो दाग लगे हैं वो खाली इतने नहीं हैं, उनको उनके द्वारा घूसखोर अफसरों को संरक्षण दिया जाता है। ये कह सकते हैं आप कि वो संरक्षण दाता हैं घूसखोरों के। अनिल तिवारी पिछले 20 सालों से इसी झांसी में बार बार तैनात होकर आता है, जो अब गिरफ्तार हो गया है। वो कहीं तबादला हो जाए लौट के फिर वहीं आ जाता है। तो विभाग में इस बात की चर्चा है कि चीफ कमिश्नर पीके कटियार यूपी में बैठकर करोड़ों अरबों रुपया व्यापारियों के साथ सिंडिकेट बनाकर कमा रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का जो जीएसटी विभाग है उसने पिछले 1 साल में इन गुटखा मालिकों पर सैकड़ों केस दर्ज किए हैं। लेकिन सेंट्रल जीएसटी ने एक भी केस क्यों नहीं दर्ज किया? उत्तर प्रदेश में कमला पसंद, दिलबाग, शुद्ध प्लस, शिखर पान मसाला, सर, ये सब बड़े बड़े नाम हैं जो कानपुर में, लखनऊ में गुटखा बनाते हैं, रहते हैं। लेकिन ये रहते यहाँ नहीं हैं, ये सब दिल्ली में रहते हैं, हजार करोड़ के मालिक हैं। एक चीज़ और बताएं आपको कि गुटखा, सरिया और सोना व्यापार से सेंट्रल जीएसटी को 10,000 करोड़ रुपया मिल सकता है, लेकिन आता कितना है? 1000 करोड़ रुपया, 1200 करोड़ रुपया। इसका मतलब 8-9 हजार करोड़ रुपए की साल में टैक्स की चोरी हो रही है। ये सब तो दीमक है केंद्र सरकार से। इनको देखना चाहिए कि ये चट कर रहे पेड़ों को ही जड़ से खा जाएंगे। मोटा मोटा गड्डियां, बोरों में नोट सेंट्रल जीएसटी के अफसरों के यहाँ पर आती है। और आपको एक बहुत हैरत भरी बात बताऊं, सेंट्रल जीएसटी के उत्तर प्रदेश के मुखिया पीके कटियार साहब जो हैं, ये लखनऊ में तैनात हैं। लखनऊ में इनके पास आवास है, लेकिन ये लखनऊ में नहीं रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? कानपुर में रहते हैं। कानपुर में लक्ष्मण बाग में रहते हैं, जो सबसे पास कॉलोनी है, जहाँ कानपुर के सारे बड़े व्यापारी रहते हैं। और ये भी एक व्यापारी के ही मकान में रहते हैं। वो व्यापारी
ने इनको बहुत बड़ा पेंट हाउस दिया हुआ है, जिसमें पीके कटियार साहब पिछले 7 सालों से रह रहे हैं। देखिए, एक बात तो साफ है कि प्रधानमंत्री अपील करते हैं, देश की जनता चाहती है, लेकिन अफसरों का पेट है वो बेईमानी के पैसे से भर नहीं रहा है। इस देश में लूट का सारा पैसा, ब्लैक मनी नेताओं के बाद अगर किसी के पास रहता है तो वो अफसरों के पास रहता है नंबर 2 का पैसा। सीबीआई को इन अफसरों को भी रडार पर लेना पड़ेगा। अब देखना होगा कि सरकार ऐसे लुटेरे अफसरों पर एक्शन कब लेती है। अब फिर एक खबर नए साल से जुड़ी हुई लेकिन राजनीतिक है, क्योंकि अब नए साल में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है योगी सरकार का, तो नेताओं की लॉटरी लगने वाली है, ये बात एकदम पक्की है, तय है। अब ये खिचड़ी के बाद ही संभव है और ये 10 फरवरी तक ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी। इसके बाद यूपी में नए मंत्रिमंडल आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए, बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है, विस्तार पर सारी सहमति बन चुकी है। विस्तार का फार्मूला क्या होगा, इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली जा चुके हैं, दिल्ली से हरी झंडी मिल चुकी है। विस्तार इसलिए निश्चित है, उसके पीछे तर्क है कि अगर जितनी जल्दी आप मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे उतनी ही तेजी से आप चुनाव की तैयारियां शुरू कर पाएंगे। तो ये तो एक प्रक्रिया है, बस अब आम पक गया है, चाहे जब टपक जाए, जिन लोगों को मंत्री बनना होगा बन जाएंगे। हम आपको 3 ऐसे नेताओं के नाम बताने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सियासत में आगे बढ़ाए जाएंगे। इन नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व ने चुना है कि वो अब इनको आगे लेकर जाएगा। सबसे पहले नंबर पर भूपेंद्र चौधरी हैं, केंद्र सरकार से जिनको संकेत मिला है बीजेपी हाईकमान से कि उनको आगे बढ़ाया जाएगा यूपी में। दूसरे नंबर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम है, जो यूपी बीजेपी में अब लंबे रेस के लिए आगे की तैयारी कर रहे हैं। इसका संकेत भी है कि पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी जब लखनऊ आए थे तो वो ब्रजेश पाठक के घर पे भी गए थे। तीसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम आपको बताने जा रहा हूं, वो महिला हैं और उनका नाम है ज्योति निरंजन। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि यूपी में तीसरा नाम भविष्य की राजनीति में जो आगे बढ़ेगा वो है ज्योति निरंजन का। ज्योति निरंजन की तस्वीरें केंद्रीय नेताओं के साथ आपने देखी होंगी, पिछले कुछ दिनों से आ रही हैं, लेकिन अब ये स्पष्ट तौर पर आप कह सकते हैं कि यूपी में वो महत्वपूर्ण भूमिका में आने वाली हैं और हो सकता है कि वो तीसरी डिप्टी सीएम बनाई जाए। ये 3 नाम आपको मैंने बताए कि ये 3 नाम भविष्य में बीजेपी में नोट कर लीजिएगा कि केंद्रीय नेतृत्व ने ये मान लिया है, ठान लिया है। अब 60-65 वालों का क्या होगा, बुजुर्गियत की ओर जो बढ़ गए हैं उनका पद तो देखिए छैये खाली है मंत्रिमंडल में, और मैं कह रहा हूं कि 10 लोग आ सकते हैं, तो 4 इसका मतलब 5 इस्तीफा होगा। तो इस्तीफे में एक तो उम्र, दूसरी छवि, तो 60, 65, 70 के बीच जो लोग हैं उनको अब कहा जाएगा भाई अब आप रेस्ट करो, नौजवानों को मौका दो। तो उसमें चौधरी लक्ष्मी नारायण भी हैं, वो देखने में भी बुजुर्ग लगने लगे हैं अब तो, और उसके बाद कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको पार्टी ये कह सकती है कि भाई अब आप बहुत रह लिए, अब नए लोगों को मौका दीजिए, अब आप पीछे मार्गदर्शक मंडल की भूमिका में आ जाइए। तो ये प्रदेश की राजनीति में बीजेपी में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आप इसको समझ जाइए कि सेंट्रल स्तर पर बदलाव हो चुके हैं, यूपी में प्रदेश अध्यक्ष बदला जा चुका है, मंत्रिमंडल में नए चेहरे बदले जाएंगे, कुछ लोगों के विभाग भी बदले जाएंगे, नौजवान लोगों में भी काफ़ी चर्चा है, उनको लिया जाएगा। बुंदेलखंड से एक नाम आया है रवि शर्मा का, जिनको उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाया जा सकता है, वहाँ प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा बुंदेलखंड में। और इसके अलावा महिला के तौर पर पूजा पाल का नाम आगे चल रहा है, और अभी कुछ और लोग मंत्री बनने का मौका पा जाते, लेकिन ये जो ब्राह्मण भोज हो गया लिट्टी चोखा वाला, इसने मनोज पांडे की लॉटरी लगा दी। अब वो
चक्कर में तो थे कि हमको अब की बार मिलेगा, 35-40 ब्राह्मण विधायक हैं उसमें, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका पत्ता अब साफ है। उनकी जगह पर समाजवादी पार्टी से बगावत करके आने वाले मनोज पांडे मंत्री बन सकते हैं। वो एक बार सपा सरकार में मंत्री रहे भी हैं, तो इन लोगों का सम्मान होना लगभग तय है। तो पुराने चेहरे भी तैयार रहें और नए भी तैयार रहें। बीजेपी में वैसे आप ये पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि पर्ची किसी के नाम की भी निकल सकती है, तो पर्ची पर भी निगाह रखिएगा। अब बात यूपी की ब्यूरोक्रेसी की, दो ऐसी खबरों की, दो जिलों के जिलाधिकारियों की जो इन दिनों खासी चर्चा में है। हालांकि दोनों बड़ी अच्छी छवि के अधिकारी हैं, नौजवान भी हैं, कई जिलों के डीएम रहने का अनुभव है, लेकिन अब अनायास वो चर्चा में आ गए हैं, तो आपके सामने भी आना चाहिए। बात हो रही है प्रयागराज के डीएम मनीष वर्मा की और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के डीएम सत्येंद्र कुमार की। घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ है कि ये दोनों जिलाधिकारी अचानक से चर्चा में हैं। पिछले दिनों आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष वर्मा एक जगह पर बैठकर एक संत की कुटिया में रोटी सेक रहे हैं। हालांकि सियासत में रोटी सेकने का काम नेताओं के पास है और ये अधिकार उन्हीं को है कि रोटी सेकें, लेकिन जो लोग सरकारी पदों पर हैं वो भी जनता की सेवा के लिए इस तरह के काम कर सकते हैं। तो एक तस्वीर में प्रयागराज के डीएम एक संत की कुटिया में रोटी पका रहे हैं और दूसरी तस्वीर में वाराणसी के डीएम नौजवान बच्चों को खेल से जोड़ने के, रुचि बढ़ाने की एक प्रेरणा दे रहे हैं। बात पहले हो जाए प्रयागराज के डीएम मनीष वर्मा की। वो यूपी के सफलतम जिलाधिकारियों में से हैं मनीष वर्मा, बहुत व्यवहार कुशल हैं, उनकी छवि भी अच्छी है। कौशाम्बी, जौनपुर, नोएडा कई जगहों पर डीएम रहे हैं। प्रयागराज के डीएम के तौर पर पिछले दिनों वो सतुआ बाबा के आश्रम में गए थे, वहाँ पर वो रोटी सेकने लगे। हालांकि ये रोटी सेकना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि सतुआ बाबा का जो आश्रम है, सतुआ बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफ़ी भरोसेमंद संतों में और धर्म गुरुओं में आते हैं। मुख्यमंत्री काफ़ी उनको पसंद करते हैं, उनके आश्रम भी जाते हैं, इसलिए डीएम साहब से भी सतुआ बाबा के अच्छे रिश्ते हैं। चूँकि आजकल सर्दी बहुत पड़ रही है, शाम को खाना जल्दी बनने लगता है, दिन में भी बनता है। दिन में गए तो अंदर भंडारा में चल रही थी, तो बोले लाओ 2-4 रोटी हम भी सेक ले, सेवा कर लें। भाई आप देखिए पंजाबियों में लोग जाते हैं गुरुद्वारों में सेवा करने, तो मनीष वर्मा गए थे कि भाई रोटी उनको खाना नहीं था, सेवा करनी थी। रोटी सेकी, नजर आए, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। लेकिन इसी बीच डिप्टी सीएम पहुंच गए केशव मौर्य कि भाई ये माघ मेला शुरू हो रहा है, यहाँ पर संतों को जगह नहीं मिल रही, साधुओं को, वो आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, और डीएम साहब तुम सतुआ बाबा के आश्रम में रोटी पोवत हो, रोटी वोटी बनाने से कोई काम नहीं चलेगा, देखो पहले व्यवस्था दुरुस्त करो। हालांकि उन्होंने मजाक में भी कहा, लेकिन चूंकि लोग ये जानते हैं कि सतुआ बाबा क्या चीज़ है, सतुआ बाबा का मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार में क्या महत्व है, तो उस पर लोगों ने काफ़ी चुटकी ली और वो वीडियो वायरल हो गया और इसी वजह से मनीष वर्मा चर्चा में आ गए हैं। वाराणसी में एक इंटरनेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप होने वाली है, प्रधानमंत्री को भी उसका न्योता दिया गया है और सत्येंद्र कुमार एक नौजवान जिलाधिकारी हैं, वो महाराजगंज में, बाराबंकी में डीएम रहे हैं, मुख्यमंत्री के कार्यालय में भी रहे हैं और बेहद सरल हैं। और उन्होंने इस मौके पर नौजवानों को, बच्चों को उनके मन में खेल की भावना बढ़ाने के लिए, इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मैदान में वो उतर गए। लोग उनको देख के अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि ये भी वॉलीबॉल के प्लेयर होंगे, क्योंकि प्लेयर सब लंबे चौड़े होते हैं, इनका कद थोड़ा छोटा है।
लेकिन खेले बढ़िया डीएम साहब। और जो वीडियो देखा वो भी कह रहा होगा कि जिस तरह हाथ हाथ बांधे उससे लगता है कि पहले खेलते रहे होंगे, वॉलीबॉल प्लेयर रहे होंगे सत्येंद्र कुमार। तो ये दोनों अफसर जनता के लिए बड़े उपयोगी भी हैं, कारगर भी हैं और काम करने भी नंबर 1 है। लेकिन एक रोटी के चक्कर में सारा मामला सब्जी भाजी बन गया। तो फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आपको साहित्य की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे। हालांकि आज की जो लाइनें हैं इन विषयों से अलग हैं। इसलिए अलग हैं कि सियासत में जो लोग ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं हम उनको बहुत बड़ा मानने लगते हैं, या कोई किसी संत महात्मा के संरक्षण में चला जाता है तो वो खुद को अलग मानने लगता है। व्यवस्था में आम आदमी जिनको बहुत ऊंचाई पर देखता है, क्या उनमें उस लायक गुण है कि नहीं, इन लाइनों से आप ये बात समझिएगा कि जो इंसान कहलाने के लायक नहीं, कुछ लोग उन्हें भगवान कहते हैं, और मेहनत को मुश्किल कहने वाले टोना टोटका को आसान कहते हैं। जो असलियत में लूट है उसे लोग दान कहते हैं, और अंधभक्ति में इस कदर पागल हैं लोग कि उनके गुनाहों को भी गुणगान कहते हैं। नमस्कार।